जैक्स दरेदा। आज का ये छोटा सा वीडियो जो मैं जैक्स दरेदा पे बना रहा हूँ, ये हम अपने एमए की छात्रा रितिका राणा जी को डेडिकेट करते हैं। उन्होंने क्लास में काफ़ी अच्छे प्रश्न उठाए जैक्स दरेदा पे, और एक सोनी नाम की कन्या एक और है हमारी क्लास में, इन दोनों बच्चों ने, पर ज़्यादा इंटरेक्शन हमारी रितिका राणा जी के साथ हुई, हम सब की फ्रेंड्स की। तो उनको देखते मैंने दोबारा से फिर प्रयास किया पढ़ने का, तो मैं बात रखता हूँ। जैक्स दरेदा को अगर हम पर्सनल लेवल पे देखें तो उसकी अपनी लाइफ मार्जिनलिटी की लाइफ है। वो अल्जीरिया में पैदा हुआ एक जीव था जो कि उतने समृद्ध परिवार में पैदा ना हुआ, एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश में रहता था। और उस समय फ्रांस में जो विची गवर्नमेंट आई थी हिटलर के टाइम में, उसके प्रभाव में आकर अल्जीरिया में भी ज्यूज़ के सक्लूजन की पॉलिसी अपनाई गई, जिसकी वजह से इस छोटे से बच्चे को स्कूल को छोड़ना पड़ा, स्किप करना पड़ा। तो इस वक्त से ही उसकी लाइफ में मार्जिनलिटी का, समाज में साइडलाइन होने की जो प्रभाव होता है उसका, जो जो उसने फील किया खुद, वो दिखता है, जो आगे जाकर के उसकी फिलॉसफी में भी रिफ्लेक्ट होता है। ये एक तरह का उसका साइको एनालिसिस कर सकते हैं हम इससे। और फिर वो फ्रांस पढ़ने जाता है, वहाँ भी उसकी स्थिति वही होती है। हालांकि वो इंटेलिजेंट होता है, परंतु फिर भी वो एक जीव है, और ऊपर से वो भी अल्जीरियन, फ्रेंच भी नहीं। पर सब्सिक्वेंटली वो अपने नॉलेज की जो एक चमकार दिखाता है, और एक क्रिटिकल थिंकर के रूप में, एक पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाता है, जो कि बाद में जाकर के वो फूको और कुछ और विद्वान जो है फिर पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ दिखते हैं। हालांकि वो खुद को ऐसा कोई लेबल नहीं करते। और इस सब में जैक्स दरेदा जो है डिकंस्ट्रक्शन की अपनी फिलॉसफी खड़ी करते हैं। तो बेसिकली जैक्स दरेदा वर्ड्स और उनके जो उनसे जुड़े जो मीनिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो पोस्ट मॉडर्निज्म के एक फाउंडर है। तो उनका ये मानना है, और पोस्ट मॉडर्निज्म जो कहता है कि कोई भी एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता, तो इसी को देखने के लिए वो वर्ड्स को पकड़ते हैं। तो जब दरेदा को हम समझते हैं तो हमें समझना पड़ेगा किसी भी वर्ड के दो तरह की मीनिंग होते हैं। एक होता है उसका कंटेक्चुअल मीनिंग, और एक होता है उसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन से डेवलप हुआ मीनिंग, जिसके लिए दरेदा मेरे ख्याल से डाइक्रॉनिक मीनिंग ऑफ द वर्ड कहते हैं, और जो कंटेक्चुअल है उसके लिए सिंक्रोनिक मीनिंग ऑफ द वर्ड कहते हैं। तो जब हम किसी वर्ड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो जैसे कि वो वर्ड है हॉस्पिटल, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हॉस्पिटल शब्द किस तरह से इवॉल्व हुआ, उसके अलग अलग टाइम में क्या क्या मीनिंग थे, और अब उसके मीनिंग कैसे बदल रहे हैं, उस सब को हमें समझना पड़ेगा। तब हम रियल सेंस में हॉस्पिटल शब्द को समझ सकते हैं, और उसकी उसकी कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज को भी समझ सकते हैं। मोर ओवर, जो स्ट्रक्चरलिस्ट कह रहे थे, ससुर कह रहे थे कि किसी भी वर्ड, अगर हॉस्पिटल को आप स्टैटिक भी ले ले, तो भी हॉस्पिटल को हमें अन्य शब्द जो से रिलेटेड हैं, उससे जुड़े हुए हैं, जो है उसको अलग करते हैं, डिलिनेट करते हैं, उनसे जोड़ करके हॉस्पिटल को देखना पड़ेगा। हॉस्पिटल जो कि ऑफिस नहीं है, हॉस्पिटल जहाँ की डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल जहाँ की मरीजों का इलाज होता है, मतलब इस तरह से जो और वर्ड्स जो उसको मीनिंग प्रदान करते हैं, उसको प्रदान करते हैं, उससे हमें जोड़ करके देखना पड़ेगा। तो दरेदा हमें जो हमारी एक सर्टेनिटी है, जब हम चीज़ों को समझाते हैं कि ये ऐसा है तो इसका मीनिंग यही है, उसके प्रति दोबारा चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं कि जिस वर्ड का प्रयोग जिस सेंस में मैं कर रहा हूँ, यही फाइनल नहीं है, और यही हमेशा स्टैटिक नहीं था। ये समय, स्थान, काल, परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित हुआ, और सामने वाला उसको किस तरह से समझ रहा है उसकी भी अपनी कंटेक्चुअलिटी है, अपनी लिमिटेशन है, ऐसा दरेदा कहते हैं। ठीक है जी। उसके पश्चात दरेदा एक और बात पे बड़ा स्ट्रेस डालते हैं, वो ये है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसमें शुरू से स्पीच को टेक्स्ट के ऊपर प्रायोरिटी दी गई, और इस स्पीच को जो टेक्स्ट के ऊपर प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रायोरिटी दी गई, इसे उसे वो फोनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं,
कि मानव के आइडियाज स्पीच के थ्रू आते हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, और जब हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं तो समहाउ वो इम्प्योर हो जाते हैं। तो ये वेस्टर्न फिलोसफी की पहले से एक बायस है। तो एक तो ये कि स्पीच पे हम स्पीच को राइटिंग के ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जब हमें अपनी बात कहनी होती है तो हम ये मानते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं उसको सत्यापित करने के लिए हम एक फंडामेंटल फिलॉसफी लेते हैं। उस फिलॉसफी के बेस पर, उस फिलॉसफी के प्रेमाइसिस के बेस पर हम इस एवर चेंजिंग दुनिया को अंडरस्टैंड करने की एक फिलॉसफी बिल्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटो ने की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, उसका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि स्टैटिक है। फिर उसको लेकर के वो वर्ल्ड की जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसको डिफाइन करने का, उसको एनालाइज करने का वो प्रयास करता है। इसी तरह से जो है ये लोगो सेंट्रिसिज्म काम करता है। ये वेस्टर्न फिलोसफी में विद्यमान है, ये क्रिश्चियनिटी में भी है। उसकी सारी फिलोसफी की भाई गॉड ने ये किया है, उसको गॉड के प्रेमाइसिस को मान लो, फिर उसके बाद हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो ये भी एक तरह का लोगो सेंट्रिसिज्म है जो कि वेस्टर्न फिलोसफी में, जो कि चीज़ों को सर्टन तरीके से उनको निश्चित डिफाइन करके समझने के लिए कोशिश करता है। और वो सर्टनटी आती कैसे है, जब हम उन चीज़ों को समझने के लिए उससे पहले एक फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग का बेस तैयार कर लेते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकता, जो कि समहाउ कांट ने भी किया था, अगर आपको याद होगा। फिलोसोफाइज इट एक शो में मुझे पता लगा, बड़ा अच्छा लगा कि भाई कांट ने भी ये किया था। जो कांट ने कहा था कि थिंग्स इन देम सेल्फ, जो चीज़ें अपने आप में जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो भी बेसिकली देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी का भी कॉन्सेप्ट है कि गॉड ने सबसे पहले थे, गॉड ने क्रिएट किया और गॉड उससे मतलब क्रिएशन से पहले था। उसके बेस पे आप दुनिया को समझो। या जो न्यूटन ने प्रिंसिपिया के थ्रू जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स दिए और बोला ये मैंने फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग दी फिजिकल वर्ल्ड की, अब तुम इसको देख करके इस तरह के प्रिंसिपल्स निकालो और ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करो। मतलब एक प्री थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दे करके जो वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करने की एक वो बनाना, मतलब एपिस्टेमोलॉजी बनाना। ये इसको दरेदा जो एक्सपोज करता है इसमें बेसिकली, जैक्स दरेदा। और जैक्स दरेदा बेसिकली ना केवल स्पीच और राइटिंग के भेद को बताता है, बल्कि वो इसी तरह से लव और पैशन, मेल और फीमेल, ब्लैक और वाइट, जो नेचर और नर्चर, इस तरह की जो डाइकोटोमी लोग बिल्ड करते हैं और उसमें एक को प्रायोरिटाइज करते हैं दूसरे की तुलना में, उसको थोड़ा क्रिटिकली देखने की ज़रूरत को महसूस करता है और चाहता है, क्योंकि खुद उसने मार्जिनलिटी फेस की है, कि जो इसको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं उसको भी समझें, उसके भी डायलॉग करें, उसको समझें, उसकी क्या महत्व है, तो आप ज़्यादा बेटर जो है रियलिटी के पास पहुंच सकते हैं। ये भी दरेदा कहते हैं। इसके अतिरिक्त दरेदा जो है एपोरिया की बात भी करते हैं कि जब आपको समझ आ जाता है कि वर्ड्स इतने ज़्यादा फ्लूइड हैं, हिस्टोरिकली उसका मीनिंग फ्लूइड है और कंटेक्चुअली उसका मीनिंग बड़ा डिफरेंट है, तो आप फिर उसको डिफाइन करने में आप संशय में चल जाते हैं, आपको थोड़ी डाउट पैदा हो जाता है। और ये अच्छी बात है, जो फीलिंग ऑफ एपोरिया है, डाउटफुलनेस है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद आप सिंपली चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बजाय क्रिटिकली उनको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे और आप ये पाएंगे कि सर्टेनिटी एज सच कोई चीज़ नहीं होती, कोई ट्रूथ एज सच कुछ नहीं होता, ये कंटेक्चुअल है। और जो जितने भी जो ग्रैंड नरेटिव्स हैं, चाहे वो नेशनलिज्म का हो, मार्क्सिज्म का हो या किसी भी तरह का इज़्म हो, उससे फिर आप थोड़ा सा बाहर आने लगते हैं, ऐसा जैक्स दरेदा प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त दरेदा कहते हैं कि जब हम किसी वर्ड को डिफाइन करने चलते हैं, अपनी बात कहते हैं वर्ड को डिफाइन करते हुए या वर्ड को सिंपली यूज़ करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि उसका जो मीनिंग है वो तो चेंजिंग है। पर हम ये अज्यूम करते हैं, हम ये फालासी करते हैं, हम ये गलती करते हैं कि नहीं, उसका जो मीनिंग है वो प्रेजेंट है, वहाँ उसका जो मीनिंग है मैं समझता हूँ वो प्रेजेंट है। जबकि वो बोलते हैं रियलिटी में वर्ड का जो रियल मीनिंग है और जो जो वर्ड है उसके, वैसे तो रियल मीनिंग है सच कुछ होता नहीं, पर वर्ड की जो रियल मीनिंग हमें समझना है उसके बीच उसको डिफरेंस के एंगल से वो देखते हैं, डिफरेंस है उनके बीच में। वर्ड का जो रियल मीनिंग है उसको डिफर करना पड़ेगा उसको अंडरस्टैंड करने में, सही सेंस में। तो ये वो फोकस करते हैं। दरेदा का ये एक तरह का प्रयास है। तो ये कुछ बातें मुझे थोड़ा सा, मैंने जो दो तीन वीडियोस देखे उनसे मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ।
बेसिकली दरिदा ये बता रहे हैं जो वर्ड हम यूज़ करते हैं आम बोलचाल में बड़ी ईजिली, बड़ी फ्रिक्वेंटली, आराम से, भाई ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये राजपूत है, ये फलाना, ये इस जाति से है, ये कुछ है, ये देश है, ये राष्ट्र है। इन शब्दों को आप बड़े ईजिली यूज़ करिए, थ्रो करिए, बात रखिए। परंतु जब जब आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये आए कैसे, इनका रियल मीनिंग है क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कैसे शेप हो रहे हैं, वर्डों के मीनिंग को कैसे रिडिफाइन किया जा रहा है, वो अपने आप में एक पावर का जनरेशन है। तो आप इसकी दरिदा की बात को समझ सकते हैं। बेसिकली दरिदा ये कहता है वर्ड अपने आप में जनरेटिव होते हैं। जब आप कोई वर्ड देते हो, फॉर एग्जांपल आप कहें दलित, तो वो अपने आप में अकेला नहीं हो सकता। उसको फर्दर डिफाइन करने के लिए आपको 4 शब्द और बताने पड़ेंगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पावर स्ट्रक्चर, है ना जी, कोई रिलीजियस डॉक्ट्राइन ऑफ प्योरिटी, इस तरह के कई और एंगल आपको बताने पड़ेंगे। और वो वर्ड जो है अपने आप में नए वर्डों की डिमांड करेगा ताकि आप उसको बेटर समझ सकें। चाहे इसका प्रूफ अगर आप देखना बोलते हैं डिक्शनरी में देखो, इसी वर्ड को डिफाइन करना, उसके कई मीनिंग होंगे, उसके साथ कई अल्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ड जोड़े गए होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये, तो इसमें ये भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि वर्ड, एक ही वर्ड कई दिशाओं में आपको ट्रांसवर्स करा रहा है, कई दिशाओं में आपको ट्रेवल करवा रहा है। जबकि जब हम आम तौर पे उसको यूज़ करते हैं तो हमें उसमें सर्टेनिटी चाहिए होती है। तो उसके लिए हम फिर लोगोसेंट्रिसिज्म पर चल पड़ते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ यही इसका, लोग जो मुझे समझ रहे हैं वो इस वर्ड का, नेशन का मतलब यही ले रहे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉडर्न नेशन स्टेट ही ले रहे, ना कि लोकल नेशनैलिटीज ले रहे, नहीं ले रहे, मॉडर्न नेशन स्टेट ले रहे। तो ये आपको अज्यूम करना ही पड़ता, तभी आप एक मैसेज कन्वे करना चाहते हो। तो इस तरह से कुछ दृढ़ता अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद।